51वां प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद 21 वर्ष 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए आपके मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यानी अब प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी वाला, केवल 2। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य की स्थापना जो 1966 में 17वें राज्य के रूप में हुई है। मणिपुर राज्य की स्थापना जो है वर्ष 1972 में 19वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई है। नागालैंड राज्य की स्थापना जो 1963 में 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम राज्य की स्थापना जो 1987 में 23वें राज्य के रूप में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3, 1, 2, 4, यानी आंसर है आपका डी वाला। 53वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचय नीति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचय नीति द्वारा वहन की जाती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचय निधि से नहीं बल्कि राज्य सरकार की संचय निधि पर भारित होता है। ये राज्य सरकार की संचय निधि पर भारित होता है। इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 202 3D में दिया हुआ है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है ये राज्य की संचय निधि पर नहीं बल्कि भारत की संचय निधि पर भारित होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 112 3D में दिया हुआ है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 54वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? गोरखपुर, झांसी, कौशाम्बी, नवाबगंज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 55वां प्रश्न है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। 70 साल तक राजगद्दी पर रहने के बाद 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया। यानी ये लगभग 70 साल तक यहाँ पर शासन में नहीं है और इनका निधन जो है 8 सितंबर 2022 को हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद विषय वस्तु, अनुच्छेद 74 भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य, अनुच्छेद 88 मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान। लेकिन अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति के सहायक और सलाहकार मंत्रिपरिषद के बारे में है, न कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो यहां पर आपका ए वाला गलत है। अनुच्छेद 77 जो है ये भारत सरकार के कार्य का संचालन है। तो यहां पर आपका बी वाला भी गलत है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं। तो यहां पर आपका सी वाला सही है। वहीं अनुच्छेद 88 जो है ये सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार हैं, न कि मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान। देखिए, मंत्रियों के विषय में जो अन्य प्रावधान है ये आर्टिकल 75 में है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है। यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 57वां प्रश्न है, अभिकथन
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कारण, चंद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष होगी। आपको यहाँ पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी की स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र के अधीन सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के असैन्य कर्मचारियों तक विस्तृत है। मूल रूप से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। लेकिन चंद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष होगी। तो उस हिसाब से आपका अभिकथन गलत हो जाएगा और यहाँ पर कार्ड सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सुमेलित हैं? दल, स्थापना वर्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984, बहुजन समाज पार्टी 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964। आपको यहाँ पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, तो आपका पहला वाला गलत है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला, 3 और 4। 59वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या है? 107, 121, 130, 132। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत जो है 132वें पायदान पर रहा, तो आपका यहां पर सही आंसर है डी वाला। 60वां प्रश्न है, हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था। यह स्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, जौनपुर में। चौखंडी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय गौरव घोषित किया गया है और यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है। देखिए, चौखंडी स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध द्वारा पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ पुनर्संगठन हुआ था। मूल रूप से इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला। 61वां प्रश्न है, मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना गया। तो मंडल आयोग जो है भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यहां पर सेकंड वाला कथन ये भी गलत है। वर्ष 1980 में आयोग ने यानी कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें जो प्रस्तुत की और उस समय जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी, तो बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के अंतर्गत आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 62वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता छोड़ने के 3 तरीकों को निर्धारित करता है। इन 3 तरीकों में स्वैच्छिक त्याग, समाप्ति और सरकार द्वारा वंचित किया जाना शामिल है। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक नाबालिग संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लेकिन जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त कर सकता है। यह भी प्रावधान है इसमें। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों।
63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सम्मिलित हैं? अधिनियम वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, ग्राम न्यायालय अधिनियम 1995, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2009, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है 1984 में पारित किया गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 में पारित किया गया है, न कि 1995 में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013 में पारित किया गया है, तो आपका तीसरा वाला भी गलत है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 में पारित हुआ है, तो यहाँ पर आपका 1 और 4 सही है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला, 1 तथा 4। 64वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? 6 जिले, 5 जिले, 3 जिले, 2 जिले। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? नीति आयोग, विश्व संसाधन संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओला इंडिया। आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान भारत के सहयोग से देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, 1 तथा 2 दोनों। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। इनमें एक तो नाम इंदिरा जी का आता है, इंदिरा गांधी का आता है। दूसरा नाम जो है उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं मनमोहन सिंह, इनका आता है। और तीसरा नाम जो है यहाँ पर एच.डी. देवगौड़ा का आता है। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 67वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है। कारण, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है, बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण के विवादों से भी निपट सकती है। आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां कानून के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माने जाते हैं और उच्च न्यायालय में अपील करने का इसमें कोई प्रावधान भी नहीं है। तो यहां पर कारण बिल्कुल सही है। लोक अदालत मामले में पक्ष आमतौर पर अदालत के फैसले मानने के लिए बाध्य होते हैं, यानी लोक अदालत अपने फैसले में चाहे पुरस्कार दे या दंड दे, आप उसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और कार्ड भी सही है। हालांकि अभिकथन जो है अपनी जगह सही है और कार्ड जो है अपनी जगह सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 68वां प्रश्न है, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मंत्रालय ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत अभियान की स्टार्टिंग की है। इसमें बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों पर फोकस किया जाएगा। इस अभियान को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के विजन और लक्ष्यों के साथ भी जोड़ा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 69वां प्रश्न है, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान बन गया है। इस नेटवर्क का उद्देश्य जो है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। लंपी वायरस रोग के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला यूपी भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में पारित हुआ था, इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 72वां प्रश्न है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है और यहां पे बात हो रही जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार की। तो आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 73वां प्रश्न है, सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, तो आपको यहां पे मैच करना है। देखिए 371C जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। 371F जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371I जो है ये गोवा राज्य से संबंधित है और 371J कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला 2143। 74वां प्रश्न है, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया? सतीश कुमार, गोविंद साहनी, दीपक तंवर, अमित पंघाल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोविंद साहनी ने मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, गुजरात। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर में जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 76वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है। कारण, भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। यह सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में एक पूर्व प्रतिष्ठित और केंद्रीय स्थान रखता है, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं। तो देखिए यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा यहां पर आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 77वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गौडगिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतराव समिति, अशोक मेहता समिति। देखिए गौडगिल समिति जो है ये 1988 में बनी है। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में बनी है। हनुमंतराव समिति जो है 1984 में बनी है और अशोक मेहता समिति जो है 1977 में बनी है। अब आपको यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिखा है अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो पहले आएगी आपकी गौडगिल समिति, उसके बाद आएगी आपकी हनुमंतराव समिति, उसके बाद फिर आपकी आएगी अशोक मेहता समिति और फिर आएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला 1 3 4 2। 78वां प्रश्न है, निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामले में निजता और इसके महत्व का वर्णन किया है।
तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूलभूत हिस्से के रूप में है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है, ना कि आर्टिकल 15 में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, केवल 2। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड। देखिए बीजिंग स्थित सिनोजीन जैव प्रौद्योगिकी फर्म ने विश्व में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला, यानी चीन। 80वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर रखा गया है? भीमराव अंबेडकर विकास निगम योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना कर दिया गया है और अधिकतम आय सीमा की शर्त को भी यहां पर समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 61वां प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वही विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो हमारे जो आम चुनाव में प्रणाली लागू होती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राज्यसभा ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है, न कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, केवल 1। 82वां प्रश्न है, सहकारी समितियों से संबंधित राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिष्ठापित हैं? अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 48 ए। देखिए 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 43 बी के तहत सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 43 बी जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 39 ए जो है समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन और वन जीवों की रक्षा करने से संबंधित है। तो आपका यहां पर सही आंसर है सी वाला। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सम्मिलित हैं? अनुच्छेद प्रावधान 243 डी पंचायतों में सीटों का आरक्षण, 243 जी पंचायतों का गठन, 243 आई पंचायत के खातों की लेखा परीक्षा, 243 के पंचायतों के चुनाव। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण यह अनुच्छेद 243 डी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी जो है पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 243 सी में है। देखिए 243 आई जो है ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। पंचायतों की लेखा परीक्षा से संबंधित 243 जे है। 243 के जो है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1 और 4 यानी बी वाला। 84वां प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया था? प्रफुल्ल बिल्लोरे, रितेश अग्रवाल, अलक पांडे, इनमें से कोई भी नहीं। हाल ही में इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में यूपी के प्रयागराज के अलक पांडे फिजिक्स वाला का स्थान मिला है। देखिए इस लिस्ट में यूपी के 25 रईसों के नाम शामिल हैं, जिसमें अलक पांडे का नाम पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय, ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक बल, मेघ चक्र, भारतीय वायुसेना। देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है विदेश मंत्रालय का ऑपरेशन है। ऑपरेशन आहट जो है रेलवे सुरक्षा बल का ऑपरेशन है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन है।
और ऑपरेशन मेघचक्र जो है भारतीय वायुसेना का नहीं बल्कि सीबीआई का ऑपरेशन है। ऑपरेशन मेघचक्र बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ सीबीआई द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? स्थगन, अनिश्चितकाल के स्थगन, सत्रावसान, विघटन। देखिए, स्थगन के द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A ऐड किया। अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। हालांकि मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद जो नई गठित नगर पालिका होती है वो शेष वर्ष के लिए कार्य करती है। यानी मान लीजिए कोई नगर पालिका 4 साल में विघटित हो गई, तो जो नई नगर पालिका गठित की जाएगी वो मात्र 1 साल के लिए ही काम करेगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत है। देखिए, राज्य चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों गलत है। तो आंसर होगा आपका डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 88वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का आशय राज्य का धर्म के प्रति उदासीन होना है। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय दर्शन है ये सर्वधर्म समभाव, ये सभी धर्मों के सम्मान करने वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर आधारित है। यानी हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता के 2 मॉडल हैं, एक तो भारतीय मॉडल है और दूसरा पश्चिमी मॉडल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी मॉडल की। देखिए, पश्चिमी मॉडल में जो धर्म है वो लोगों का निजी विषय है और उसके विषय में वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती हैं, ना ही धर्म को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून वगैरह बनाती हैं। यानी वहाँ पर धर्म लोगों का पूरा निजी मामला है और राज्य उसके बारे में कोई कानून वगैरह नहीं बना सकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर यहाँ की राज्य सरकार को लगता है कि धर्म में ऐसी कोई प्रथा है, धर्म में कोई ऐसी रीति रिवाज है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है या लोगों के जीवन पर संकट क्रिएट करती है, तो सरकार क्या करती है, कानून बनाती है और उनको प्रथाओं को अंत करती है। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल नहीं बल्कि पश्चिमी मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए वाला, केवल एक। 89वां प्रश्न है, पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था संत कबीर नगर का, सिद्धार्थनगर का, गोरखपुर का, गोंडा का। देखिए, महाराजगंज को गोरखपुर से अलग करके बनाया गया है। इसका जो सृजन है 2 अक्टूबर 1989 को हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 90वां प्रश्न है, पूर्वी आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर आधारित है। 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक डिक्री या आदेश के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2012 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना जो है 2015 में रूसी सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है। यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। देखिए, 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में
व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 3 और 4 यानी बी वाला। 91वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लैम डक सत्र संदर्भित करता है मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके, राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को, लोकसभा के अयोग्य सदस्यों को, एक ऐसे सदस्य को जो लोकसभा के नए सत्र में पुनः निर्वाचित किया गया हो। देखिए, मौजूदा लोकसभा के वे सदस्य जो नए लोकसभा के लिए फिर से नहीं चुने गए हैं उन्हें लैम डक कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 92वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे अधिनियमित किया गया था 2002 में, 2001 में, 2004 में, 2003 में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं और मूल रूप से हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में ऐड किया गया है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 93वां प्रश्न है, अभिकथन एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांग को देखने के लिए की गई थी। कारण 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के कैंट क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के कैंट क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। तो ये 76वां नहीं है बल्कि 69वां है। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक अनुच्छेद 239A ऐड किया। ये जो संशोधन है ये एस बालकृष्ण समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। तो यहां पर आपका कारण गलत हो जाएगा, अभिकथन सही है। यानी एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा बी वाला। ए सत्य है परंतु आर गलत है। 94वां प्रश्न है, भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है प्रयागराज में, चंदौली में, सीतापुर में, गाजीपुर में। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र प्रयागराज के फूलपुर में स्थित है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा ए वाला। देखिए, भारत का पहला नैनो उर्वरक संयंत्र गुजरात के कलोल में स्थित है। तो गुजरात के कलोल वाला जो है पहला है और प्रयागराज के फूलपुर वाला दूसरा है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर ए वाला। 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता? डैनियल ए स्पीलमैन, के बेरी शार्पलेस, जॉन एफ क्लोजर, एलियस बियालियातिस्की। गणित में वर्ष 2023 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार डैनियल ए स्पीलमैन को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनकी कई खोजों के लिए प्रदान किया गया है। देखिए, ब्रेक थ्रू पुरस्कार को अक्सर विज्ञान के ऑस्कर का करार दिया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 96वां प्रश्न है, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित है। तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उनके उत्तर देते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, प्रश्न जो है 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न तारक से पहचाने जाते हैं और इनके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है। इसलिए तारांकित प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है, जो कि गलत है। देखिए, जब तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ मुंह जुबानी वाले और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अतारांकित की बात करें तो अतारांकित प्रश्न को एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए इनके साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की नहीं बल्कि लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। तो लिखित उत्तर की वजह से यहां पर इनके साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपका थर्ड वाला ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका चौथा वाला सही है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर आपका 1 और 4 सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला, 1 तथा 4। 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, संविधान की छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। तो ये 4 राज्य जो हैं, ये 4 राज्य संविधान की छठी अनुसूची में आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, 1 तथा 4। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? वस्तु और सेवा कर परिषद, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राज्यों में विधान प्रस्थों का उन्मूलन या निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसमें पहला तरीका है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा संशोधन। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राज्यों में विधान प्रस्थों का उन्मूलन या निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। वहीं वस्तु और सेवा कर परिषद का जो संशोधन है, इसमें संशोधन संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा संशोधन इसमें किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 99वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? काशी, कौशल, मगध, शूरसेन। प्राचीन भारत में गोरखपुर कौशल महाजनपद का भाग था। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा बी वाला। 100वां प्रश्न है, एथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। आपको यहाँ पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एथेरियम ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक विकेंद्रीकृत वैश्विक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। हाल ही में एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक सर्वसम्मति तंत्र में परिवर्तित हो गया है और इस सुधार को एथेरियम विलय के रूप में जाना जाता है। तो ये एथेरियम विलय जो है एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है, यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित भी बना देगा। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। देखिए, इसी के साथ आपका टेस्ट 5 का पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।